नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बालाजी एस हिंदी क्लास में। तो इस क्लास में यूपीपी यानी उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में जो पिछले पेपर हो चुके हैं उन पेपरों को हम लोग हल कर रहे थे, जो कि परीक्षा बूस्टर सीरीज के नाम से ये क्लास चलाई जा रही है। तो इसमें अभी तक मैंने बहुत सारे पेपरों को देख चुका हूँ। अब अगला एक जो आपका पेपर है वो 2017 में जो हुआ था 25/10/2018 पहली शिफ्ट में जो पेपर हुआ था उसी पेपर को हम लोग आज देखेंगे। तो चलिए, क्योंकि पिछले पेपर को देखना बहुत ही आवश्यक है। आप देख चुके हैं जो अभी 2023 का पेपर हुआ था उसका री एग्ज़ाम होने वाला है। बहुत जल्द ही री एग्ज़ाम उसका आयोजित किया जाएगा। तो पिछले पेपरों को अगर हम हल कर लेते हैं तो आपके 50% क्वेश्चन उन्हीं क्वेश्चनों से बन जाते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत सरकार छत्तीसगढ़ को एक विशेष नस्ल विरोधी युद्ध बल प्रदान करने जा रही है, उसका नाम क्या है? तो दोस्तों ये आप उस समय का जब 2017 में आया हुआ था तो उस समय का है, ये करंट का क्वेश्चन आप इसको कह सकते हैं। तो उस समय का जो इसका उत्तर था वो आपका ब्लैक पैंथर था दोस्तों, ब्लैक पैंथर था। हालांकि उस समय करंट कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, बहुत सारे करंट को मैंने छोड़ दिया है। जो आपके जीके के क्वेश्चन हैं करंट को छोड़ करके सारे क्वेश्चनों को मैं करवाऊंगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, भारत और पाकिस्तान के बीच किस वर्ष शिमला समझौता पर हस्ताक्षर किए थे? दोस्तों तो ये आपका उत्तर हो जाएगा 1972 में। 1972 में भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे, जो कि 2 जुलाई 1972 ईस्वी को हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में एक संधि पर, कहाँ? शिमला में दोस्तों, शिमला में एक संधि पर कब हुआ था? 2 जुलाई को। आप यहाँ पे कहते हैं 2 जुलाई को हुआ था। इस समझौते के लिए भारत की ओर से इंदिरा गांधी एवं पाकिस्तान की ओर से जुल्फ़िकार अली भुट्टो शामिल हुई थी दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। अगला है, खून में कुछ कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण रक्त के थक्के का गठन होता है, इन कोशिकाओं को क्या कहा जाता है? दोस्तों तो ये आपका इसका उत्तर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, थ्रोम्बोसाइट। खून की कुछ कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण रक्त में थक्के का गठन होता है, इन कोशिकाओं को जो हम कहते हैं वो दोस्तों कहते हैं थ्रोम्बोसाइट कहते हैं दोस्तों, या इसको हम प्लेटलेट्स बोलते हैं। थ्रोम्बोसाइट के अलावा इसको हम प्लेटलेट्स भी बोलते हैं, जो केवल मनुष्य के रुधिर में पाई जाती हैं। यही कहाँ पाई जाती हैं? मनुष्य के दोस्तों रुधिर में पाई जाती हैं। ये गोल अंडाकार प्लेट की आकार की तथा केंद्रक विहीन कोशिकाएं होती हैं। कौन? थ्रोम्बोसाइट। इसका मुख्य कार्य रुधिर का थक्का जमने में सहायता करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। जैसे इस प्रकार से क्वेश्चन बना है तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि थ्रोम्बोसाइट का मुख्य कार्य क्या होता है? तो इसका मुख्य कार्य जो होता है रुधिर का थक्का जमने में सहायता करना, थ्रोम्बोसाइट का कार्य। तो दोस्तों जो मैं फैक्ट बोलता हूँ तो उस पर आप लोग विशेष ध्यान दो, क्योंकि उससे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। आप अगर इसको लिख नहीं सकते हैं हमारे साथ तो आप सिर्फ कान में लीड लगाकर सारी बातों को सुन लेना, और सुनने से अगर आपके एग्ज़ाम में आप एक दो बार इसको अच्छे से सुन लेंगे तो अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनता है तो निश्चय ही आप क्वेश्चन को सही कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, जीवित प्राणियों में निषेचन के दौरान नर और मादा गैमेट का संलयन एक कोशिका बनाने के लिए होता है, जिसे कहा जाता है दोस्तों, जिसे क्या कहता है? जिसे कहा जाता है युग्मनज कहा जाता है दोस्तों। क्या कहता है? युग्मनज कहता है, जो कि मनुष्यों में निषेचन की क्रिया फैलोपियन नलिका में होती है। निषेचन की क्रिया कहाँ होती है दोस्तों? ये होती है आपका फैलोपियन नलिका में होती है, और इस क्रिया में फैलोपियन नलिका में अगुणित शुक्राणु एवं अगुणित अंडाणु में समेकित हो जाती है, एवं द्विगुणित संरचना बनाते हैं, और जिसको युग्मनज
कहते हैं दोस्तों। समयांकन की इस क्रिया को ही निषेचनरी फर्टिलाइजर कहते हैं दोस्तों। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, आराम करने वाली व्यक्ति की नाड़ी की दर आमतौर पर प्रति मिनट कितनी धड़कती है दोस्तों? तो ये आपका हो जाएगा 60 से 75 बार दोस्तों। 60 से 75 बार जब आराम करने वाले व्यक्ति की नाड़ी की दर जो प्रति मिनट धड़कती है वो 60 से 75 जो है के बीच दौड़ती है दोस्तों। तो इसके बारे में और कुछ देख लेते हैं, जो कि हृदय के निलयन विशेषकर बाएं निलयन के संकुचन से ही रुधिर शरीर के धमनियों में झटके के साथ आगे आगे बढ़ता है। यानी किस तरह से जो बायां आपका निलय होता है, बायां निलय होता है, उसके संकुचन यानी संकुचन से ही रुधिर शरीर के धमनियों में झटके के साथ आगे बार बार बढ़ता है, जिसमें धमनियों में स्पंदन मीन्स क्या होता है? कंपन होता है। और जिन स्थानों पर धमनियाँ किसी कड़े भाग जैसे हड्डियों के ऊपर से होकर निकलती हैं, ऐसे स्थानों पर धमनियों के कंपन को आसानी से अनुभव किया जा सकता है, या फिर जिससे नाड़ी कहते हैं। आराम करने वाले व्यक्ति की नाड़ी में जो आपका एक क्वेश्चन आया हुआ है, ये जो है 60 और 75 के बीच धड़कती हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। चलिए, एक बार ढाले जाने के बाद गर्म करके नरम नहीं किए जा सकने वाले प्लास्टिक को क्या कह सकते हैं दोस्तों? तो इसको बोलते हैं दोस्तों थर्मोसेटिंग प्लास्टिक बोलते हैं। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक बोलते हैं, जो कि गर्म करने पर पहले मुलायम किंतु और अधिक गर्म करने पर कठोर हो जाता है दोस्तों। अगर इसके पश्चात यदि इन्हें पुनः गर्म किया जाए तो ये मुलायम नहीं होते हैं। और इसका प्रमुख उदाहरण कौन कौन से हैं अगर देखा जाए तो उदाहरण है आपका बाइकेलाइट। देख सकते हो यहाँ पर कौन से है आपका बाइकेलाइट है, जबकि पॉलीथीन तथा पॉलीविनाइल क्लोराइड थर्मोप्लास्टिक हैं दोस्तों, जो हल्का सा भी गर्म करने पर मुलायम हो जाते हैं। जो हल्का सा गर्म करने पर जो मुलायम होते हैं वो कौन से हैं दोस्तों? वो जो आपका पॉलीविनाइल क्लोराइड और थर्मोप्लास्टिक हैं। तो चलिए इसका उत्तर आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। एक वयस्क इंसान सामान्य रूप से 24 घंटे में लगभग 1 से ... मूत्र विसर्जित करता है। 1 लीटर से कितने लीटर दूध मूत्र विसर्जित करता है? तो दोस्तों ये आपका ऑप्शन हो जाएगा 1.8 लीटर लमसम, जो कि 24 घंटे में मूत्र विसर्जित करता है। मानव मूत्र में अगर देखा जाए तो मानव मूत्र में जो है कितना 95% दोस्तों जल होता है। कितना आपका 95% क्या होता है दोस्तों? जल होता है। और 2% क्या होता है दोस्तों? ये आपका लवण होता है मूत्र में। और यूरिया इसमें कितनी होती है? तो आप कह सकते हैं 2.5% दोस्तों ये क्या होती है आपकी? 2.5% दोस्तों क्या होती है? यूरिया होती है प्यारे दोस्तों। एक मिनट दोस्तों, क्या होती है? यूरिया होती है। कितनी यूरिया होती है दोस्तों? आपकी यूरिया होती है 2.5% क्या होती है आपकी? यूरिया होती है। और यूरिक अम्ल कितना होता है? 0.3% क्या होता है दोस्तों? आपका यूरिक होता है, यूरिक अम्ल होता है दोस्तों। प्यारे दोस्तों यूरिक अम्ल दोस्तों होता है प्यारे दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है 1943 में विटामिन के का आविष्कार के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। किसको दिया गया था? तो आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा डोइजी एंड डाइम को। कितना? डोइजी एंड डाइम को दिया गया था नोबेल पुरस्कार, जो कि कब? 1943 में दिया गया था। इन्हें डेनमार्क के बायोकेमिकल फिजियोलॉजिकल हेनरिक डैम
फिजियोलॉजी या मेडिसिन के प्रसिद्ध नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। और विटामिन के का थक्का बनाने के लिए सहायक विटामिन है कौन? विटामिन के। विटामिन के जो है रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए अगला है, किस संशोधन ने संसद और राज्य विधानमंडलों पर माल और सेवा कर को नियंत्रित करने वाले कानून बनाने के लिए एक साथ शक्ति प्रदान की है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका ये ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी 122वां संशोधन विधेयक 2014। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों सही हो जाएगा, जो कि दिसंबर 2014 में वस्तु एवं सेवा कर को लोकसभा में प्रस्तुत किया गया था। कब? 2014 में जीएसटी को लोकसभा में प्रस्तुत किया गया था, जिसमें संसद और राज्य विधानमंडलों पर माल एवं सेवा कर को नियंत्रित करने वाले कानून बनाने के लिए एक शक्ति प्रदान की थी। जीएसटी विधेयक जो है 122वां संविधान संशोधन विधेयक तथा 101वां संविधान संशोधन अधिनियम बना। यह 1 जुलाई 2017 से पूरे भारत में लागू है। यह 1 जुलाई 2017 से पूरे भारत में दोस्तों लागू है। चलिए आगे देखते हैं। अगला है, एक अनधिकृत कंप्यूटर प्रोग्राम एक अधिकृत कार्यक्रम की तरह व्यवहार करता है, जिससे वह वास्तव में क्या कर रहा है उसे छुपाता है। इसे संभवतः कहते हैं। तो ये आपका ऑप्शन नंबर क्या कहते हैं? इसको ट्रोजन हॉर्स कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ये क्या है? एक ट्रोजन हॉर्स एक दुर्भावनापूर्ण कंप्यूटर प्रोग्राम है। कौन सा प्रोग्राम है? कंप्यूटर प्रोग्राम है दुर्भावनापूर्ण, जो कि उपयोगकर्ताओं को अपने असली इरादे से गुमराह करता है। कौन? ट्रोजन हॉर्स। यह अनधिकृत कंप्यूटर प्रोग्राम अनधिकृत की तरह ही व्यवहार करता है, लेकिन यह वास्तव में क्या कर रहा है उसे छुपाता है। कौन? ट्रोजन हॉर्स। चलिए आगे देखते हैं। अगला है, निम्न में से कौन सी नदी यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका क्या? ऑप्शन नंबर डी सही जाएगा, कल्याणी नहीं है। और बाकी जो है यमुना नदी की सहायक नदी है। केन, बेतवा, चंबल, ये सब यमुना नदी की सहायक नदी है। यमुना नदी यमुनोत्री से निकलने के बाद जो है प्रयागराज में गंगा नदी में मिल जाती है। कौन? यमुना नदी। इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? आपको जैसे कि आपकी केन हो गई, बेतवा हो गई, ठीक है, चंबल हो गई, ठीक है, ये प्रमुख नदियाँ सहायक हैं। जबकि कल्याणी जो है ये यमुना की सहायक नदी नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। मृदा जिसमें मुख्य रूप से पोटास की कमी है उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, जौनपुर में पाई जाती है। जौनपुर में पाई जाती है। उत्तर प्रदेश के जौनपुर, आजमगढ़ तथा मऊ जनपद की मिट्टियां में मुख्यतः पोटास की कमी पाई जाती है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा है? तो दोस्तों ये आपका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर दोस्तों सही हो जाएगा महोबा। महोबा जो है बुंदेलखंड का दोस्तों हिस्सा है। उत्तर प्रदेश का जिला महोबा जो है बुंदेलखंड के अंतर्गत आता है। और बुंदेलखंड भारत के उस भूखंड का भाग है जो है जिसके उत्तर में यमुना नदी बहती है और दक्षिण में विंध्य पर्वत है, और पूर्व में टॉन्स नदी तथा पश्चिम में बेतवा नदी बहती है। चलिए आगे देखते हैं। अशोक स्तंभ में उत्कीर्ण किए हुए शेर का मुख, जिसे भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया है, दोस्तों ये संग्रहालय में संरक्षित है। तो 19 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सारनाथ में संरक्षित है दोस्तों, सारनाथ में संरक्षित है। इस मूर्ति में 4 भारतीय सिंह पीठ से पीठ सटाए हुए खड़े हैं। सारनाथ स्तंभ का यह शीर्ष भाग वर्तमान समय में सारनाथ के संग्रहालय में रखा हुआ, कहाँ रखा हुआ है? संग्रहालय में रखा हुआ है। यह सिंह चतुर्मुख शीर्ष स्थल ही भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। चलिए
चंदेल शासक के दौरान उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जेजाक भुक्ति या जयहोटी के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर क्या सही जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही जाएगा, बुंदेलखंड माना जाता है। बुंदेलखंड माना जाता है। यह भूमि उत्तर प्रदेश तथा आंशिक रूप से मध्य प्रदेश में पड़ती है। कौन? यह आपका जो है आंशिक रूप से मध्य प्रदेश में और तथा उत्तर प्रदेश में आंशिक रूप से पड़ती है। यह बुंदेलखंड क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। इसमें प्रतिहार साम्राज्य के पतन के बाद बुंदेलखंड की भूमि पर चंदेल वंश का शासक का राजतंत्र राजनीतिक इतिहास प्रारंभ हुआ है। कहाँ? बुंदेलखंड। तो ऑप्शन नंबर आपका भी सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश महिलाओं से संबंधित महिला पत्रिका 1874 में प्रकाशित करने का भी श्रेय जाता है, जिसके संपादक भारतेंद्र हरिश्चंद्र थे। दोस्तों वो पत्रिका कौन सी थी दोस्तों? तो वो आपकी पत्रिका थी बाल बोधनी पत्रिका। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। यह पत्रिका महिलाओं से संबंधित थी दोस्तों। यह हिंदी मासिक पत्रिका बनारस से प्रकाशित होती थी। ये कहाँ से दोस्तों? ये पत्रिका आपका जो है बनारस से प्रकाशित होती थी, अतः इसे महिलाओं से संबंधित उत्तर प्रदेश की पहली पत्रिका का दर्जा दिया गया है। जो प्रथम पत्रिका का दर्जा दिया गया है किसको? आपको बाल बोधनी पत्रिका को। तो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। प्रसिद्ध सितार वादक नवाब इनायत खां उत्तर प्रदेश से संबंधित है। कहाँ से दोस्तों? तो आपका ऑप्शन नंबर सही जाएगा, इटावा से संबंधित है। कहाँ संबंधित है दोस्तों? आपका इटावा से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। ये जो है ये कौन से? ये प्रसिद्ध सितार वादक हैं। कौन? इनायत खान दोस्तों। इनायत खान कौन है? इनायत खान कौन है? ये प्रसिद्ध सितार वादक है दोस्तों। सितार वादक हैं। ये भारत के सबसे प्रभावशाली सितार वादक में से एक हैं। ये प्रसिद्ध सितार वादक उस्ताद बिलायत खां के पिता थे। कौन? इनायत खां। ये बिलायत खां के पिता थे। नवाब इनायत खां उत्तर प्रदेश के इटावा से संबंधित हैं। कहाँ से? इटावा से संबंधित हैं। चलिए आगे देखते हैं। तीसरी बौद्धिक परिषद किस शहर में आयोजित की गई थी दोस्तों? तो ये दोस्तों आपकी आयोजित की गई थी पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी बौद्ध परिषद। कब? 255 ईसा पूर्व में। 255 ईसा पूर्व में दोस्तों आयोजित की गई थी। अगला दोस्तों जिसका अध्यक्ष कौन किया था? मोगलीपुत्र तिस थे। तीसरी बौद्ध सभा के अध्यक्ष कौन थे? मोगलीपुत्र तिस थे। और इसी तरह से प्रथम बौद्ध परिषद का आयोजन अजातशत्रु ने किया था। किसने किया था? अजातशत्रु ने किया था दोस्तों। अजातशत्रु ने किया था। और जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? महाकश्यप ने की थी। महाकश्यप ने की थी। कहाँ की थी? राजगृह में। कुल 4 बौद्ध संगतियाँ हुई थी, जिसमें आखिरी संगत का आयोजन कश्मीर के कुंडलबन में कनिष्ठ के काल में हुई थी। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, पाटलिपुत्र। चलिए, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी दोस्तों? तो इसका ऑप्शन दोस्तों हो जाएगा, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में हुई थी दोस्तों। 1 अप्रैल, वो भी 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1934 के अनुसार हुई थी। 35 में कब हुई थी? 1934 के अनुसार हुई थी। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो देखा जाए तो कहाँ है आपका? मुंबई में दोस्तों। कहाँ है? मुंबई में इसका दोस्तों मुख्यालय है। और भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर श्री शक्तिकांत दास कब थे? जब ये इसका पेपर हुआ था दोस्तों। चलिए, अगला है, चमारचेरी कुन्ही रमण नायर निम्नलिखित में से किस नृत्य रूप से चमानचेरी कुन्ही रमण नायर निम्नलिखित में से किस नृत्य के रूप में उल्लेखनीय नर्तक हैं दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा कथकली से संबंधित हैं। कौन?
चिम्मांचेरी कुन्नीरमण नायर जो है कथकली से संबंधित हैं। ये जो है कथकली मुख्यतः केरल का शास्त्रीय नृत्य है। कहाँ का, ये भी पूछ सकता है कि कथकली कहाँ का के नृत्य है, तो ये आपका जो है केरल का शास्त्रीय नृत्य है। कौन? कथकली दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? तो दोस्तों कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर सेकंड भाग सही हो जाएगा। भाग सेकंड नागरिकता से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, जो कि 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। तब इसमें जो है आपके 22 भाग थे, 22 भाग और 395 अनुच्छेद थे और दोस्तों 8 दोस्तों अनुसूचियाँ थी। दोस्तों भारतीय संविधान के भाग 1 का संबंध जो है संघ एवं उसके राज्य से है। 1 का संबंध किससे है? संघ और राज्य से है। और संविधान और उसके भाग 3 से जो है संबंध मौलिक अधिकारों से है। और 4th का संबंध मूल कर्तव्यों से है दोस्तों। 4th का दोस्तों मूल कर्तव्यों से संबंधित है। चलिए आगे देखते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 24 के तहत ... वर्ष से कम आयु के बच्चे को किसी कारखाने में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जा सकता है। दोस्तों ये ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? ये आपका हो जाएगा, ये आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा दोस्तों, जो कि ये जो है आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार के तहत अनुच्छेद 23 में बंधुआ मजदूरी तथा बाल श्रम से प्रतिबंधित भी किया गया है। और जो है ये आपका 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी कारखाने में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों ए सही हो जाएगा। चलिए, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया से संबंधित है दोस्तों? तो ये आपका ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही जाएगा, जो है अनुच्छेद राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया से अनुच्छेद 55 संबंधित है दोस्तों। तो उसी प्रकार से अगर देखा जाए अनुच्छेद 14 जो कुछ से संबंधित है दोस्तों, तो विधि के समझ समानता से संबंधित अनुच्छेद 14 संबंधित है। और 15 से अगर देखा जाए तो ये धर्म दोस्तों, धर्म जाति लिंग या जन्म स्थान के अभाव में भेदभाव का निषेध करता है अनुच्छेद 15। उसी प्रकार से अगर अनुच्छेद 61 देखा जाए, ये इंपॉर्टेंट दोस्तों है जो बता रहा हूँ। 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग, ये कहाँ है? महाभियोग राष्ट्रपति पर है। और अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा, 51 जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा। और अनुच्छेद 51 का में जो कि मौलिक कर्तव्य दिया गया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट अनुच्छेद रहे जो कि इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अनुच्छेद इसमें पूछा गया है तो हो सकता है इसमें से कोई अनुच्छेद पूछ ले। फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, अनुच्छेद 14 विधि के समझ समानता है दोस्तों, ध्यान से सुन लीजिए। अनुच्छेद 15 धर्म जाति लिंग नस्ल जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव। और अनुच्छेद 55 जो है भारत में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया, जो कि अब अभी क्वेश्चन में आया हुआ है। और 61 क्या है? राष्ट्रपति पर महाभियोग है। 51 का है अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा है। और 51 का क्या है? मौलिक कर्तव्य है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत में पहली लोकसभा के उपसभापति थे दोस्तों? तो कौन थे दोस्तों? तो ये दोस्तों उस समय का क्वेश्चन है। तो अनंत सायनम अयंगर थे दोस्तों, अनंत सायनम अयंगर थे दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन भारत में पहली लोकसभा के उपसभापति थे? अनंत सायनम अयंगर पहली लोकसभा के अध्यक्ष थे दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों सी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। भारत के संविधान का अनुच्छेद 66 किससे संबंधित है दोस्तों? तो अनुच्छेद 66 दोस्तों उपचुनाव से, उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है। अनुच्छेद 66 भारत का राष्ट्रपति संसद के उच्च सदन राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। कौन? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, अतः इसे मतदान का अधिकार नहीं होता है।
किंतु सभापति के रूप में निर्णायक मत देने का अधिकार उसे प्राप्त होता है। किसको? उपराष्ट्रपति को। और भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राधा कृष्णन, जो कि भारत के राष्ट्रपति कौन थे? उपराष्ट्रपति। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे दोस्तों? ये राधा कृष्णन कौन है दोस्तों? प्रथम उपराष्ट्रपति राधा कृष्णन थे। वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू। चलिए आगे देखते हैं। सीरिया की राजधानी क्या है दोस्तों? सीरिया की राजधानी दमिश्क है। सीरिया की राजधानी दमिश्क है दोस्तों। तो इसी प्रकार से अगर देखा जाए चलिए, म्यांमार की मुद्रा निम्नलिखित में से कौन सी है? तो म्यांमार की मुद्रा दोस्तों कौन सी है? ये मुद्रा है आपकी क्यात। म्यांमार की मुद्रा दोस्तों क्यात है, जो कि म्यांमार की मुद्रा क्यात के नाम से जानी जाती है। वर्तमान समय में म्यांमार की राजधानियाँ नैपीतिये है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है कि म्यांमार की राजधानी क्या है? तो नैपीतिये है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। अफ्रीका महाद्वीप का सबसे अधिक आबादी वाला देश निम्नलिखित में से कौन सा है? तो दोस्तों सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन सा है? ये आपका है नाइजीरिया है। अफ्रीका महाद्वीप का सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन सा है? नाइजीरिया है प्यारे दोस्तों। उत्तरी अमेरिका के निम्नलिखित देशों में से कौन से देश में वन भूमि का क्षेत्रफल उसके कुल भूमि क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में उत्तरी अमेरिका क्षेत्र में सबसे अधिक है? तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा, आपका उत्तर सही हो जाएगा कनाडा। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा, कनाडा है, जो कि कनाडा रूस के बाद क्षेत्रफल की दृष्टि को दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है। कनाडा की राजधानी ओटावा एवं मुद्रा कैनेडियन डॉलर है। कनाडा की समुद्री सीमा विश्व में सर्वाधिक है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? तो दोस्तों बंगाल खाड़ी में नहीं गिरती है, नर्मदा नहीं गिरती है। बाकी आपका कावेरी, कृष्णा और गोदावरी ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये जो है नर्मदा कहाँ गिरती है? ये अरब सागर में गिरती है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। मानवाधिकार कार्यकर्ता कृत भारती किस सामाजिक बुराई के विरुद्ध लड़ाई में शामिल थे? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर किस में हो जाएगा? ये आपका किस में शामिल थे? ये जो है बाल विवाह में शामिल थे। तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों इसका सही हो जाएगा। जो प्रसिद्ध मानवाधिकार कार्यकर्ता कृति भारती बाल विवाह जैसी सामाजिक बुराइयों के विरुद्ध लड़ाई अभियान में शामिल थे। वर्ष 2011 में कृति भारती ने लड़कियों को उनके अधिकारों के बारे में शिक्षित करके बाल विवाह को रोकने में मदद के लिए साथी ट्रस्ट की स्थापना की थी। किसने? कृति भारती ने। और साथी ट्रस्ट अपने विकास व पुनर्वास मुद्दों के साथ बाल अधिकार, बाल विवाह निषेध, बाल संरक्षण व महिला संरक्षण जैसे मुद्दों पर कार्य करता था। तो कृत सेनन जो है बाल विवाह से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह से मैं आपके सेट लेके आता रहता हूं और आगे भी आपको बहुत सारे प्रैक्टिस सेट, जितने भी आपके एग्ज़ाम पिछले हो चुके हैं उन सारे सेटों को मैं लाऊंगा। इसके बाद मैं प्रैक्टिस सेट भी लेके आऊँगा जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। जय भारत।